400 किलोमीटर्स मार्क 6 की स्पीड, एक मिसाइल जो एनिमी को देखने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। मई 2026 को इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा डील साइन करा जो पूरा एयर वॉरफेयर का रूल चेंज कर सकता है। ये है R-37M। रिपोर्ट्स ये कंफर्म करती हैं कि इंडिया ने रशिया के साथ $1.2 बिलियन की ये डील फाइनलाइज कर दी है। अप्रॉक्सीमेटली 300 R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, डिलीवरी टाइमलाइन अगले 12 से 18 महीने। प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिप्लॉय होगा वो है इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन सुखोई 30 MKI की फ्लीट। आज मैं इस डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरी एनालिसिस दूंगा। फर्स्टली, व्हाई दिस मूव? सबसे पहला रीज़न, रेंज गैप। चाइना ऑलरेडी डिप्लॉय कर रहा है PL-15 और इवन मोर डेंजरस PL-17। पाकिस्तान भी चाइनीज़ इकोसिस्टम का पार्ट बन चुका है। इंडिया के पास है R-77, RVV-AE और अस्त्रा मार्क 1, जो इन मिसाइल्स के सामने, जो PL-17 है, इन मिसाइल्स के सामने क्लियरली आउटक्लास हो चुका है। इंडिया को इस मोमेंट पर चाहिए एक लॉन्ग रेंज डिटरेंस। आप में से जो लोग डिफेंस को पिछले 6-7 सालों में फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। गलवान इंसिडेंट के बाद इंडिया ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया था रशिया से RVV-AE मिसाइल्स का। इसका रीज़न ये था, पाकिस्तानी F-16s, उनके साथ जो AIM-120C मिसाइल्स आती हैं, वो उस टाइम पर इंडियन जेट्स को आउटरेंज कर रही थी। तब हमने एक क्विक फिक्स लिया था RVV-AE मिसाइल्स को लेकर। उसके बाद हमने अस्त्रा मार्क 1 को भी अपने स्क्वाड्रंस में इंडक्ट करा। लेकिन अब 6-7 साल बाद दुश्मन की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है, वो और आगे बढ़ गई है। अब आते हैं एक हिडन फैक्टर पे। ये हिडन फैक्टर है फ्रांस के साथ टेंशन। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स यानी ICD की वजह से। जब हम MRFA डील्स के अंतर्गत जब 114 रफाल्स की बात कर रहे थे, उसके ऊपर से हमने 36 रफाल्स भी ले रखे हैं। इन सारे एयरक्राफ्ट में हमें अस्त्रा मिसाइल और ब्राह्मोस NG डिप्लॉय करना था, लेकिन फ्रांस ने हमें इसका कंट्रोल नहीं दिया। अब हम रफाल एयरक्राफ्ट में वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर लेवल पर और एवियोनिक्स लेवल पे फ्रेंच परमिशन के बिना, जिससे कि उस एयरक्राफ्ट में अस्त्र मिसाइल और ब्राह्मोस मिसाइल लग सके। तो अस्त्र और ब्राह्मोस ये ब्लॉक्ड हैं। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने यहाँ पे गेम को स्विच किया और सुखोई 30 MKI, जिसका ओपन आर्किटेक्चर है, वो हमने ऑप्शन सिलेक्ट करा और R-37 को सुखोई 30 MKI के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिससे कि अपनी जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी है, वो हमारे साथ आएगी। तो मैसेज क्लियर है इंडिया का फ्रांस को, अगर आप हमें एक्सेस नहीं देंगे तो हमारी डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, हम अपने एग्जिस्टिंग वेपन्स में भी ये कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के भी लेसन्स को देखेंगे, तो रीसेंट बॉर्डर टेंशंस में एक ब्रूटल रियलिटी एक्सपोज हुई कि एयर कॉम्बैट अब डॉग फाइट नहीं है, ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। एनिमी को क्या एडवांटेज था? इवैक सपोर्ट, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। तो इंडिया का ये न्यू डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि डोंट फाइट द फाइटर्स, किल द सिस्टम बिहाइंड द फाइटर्स। ये जो इवैक्स होते हैं या टैंकर्स होते हैं, इन्हें एक फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है, यानी कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है, उसे कई गुना तक एनहांस कर सकते हैं। तो जो R-37M जैसी जो मिसाइल्स हैं, इनका प्राइमरी टारगेट यही फोर्स मल्टीप्लायर एयरक्राफ्ट हैं। इवैक्स हो गए, टैंकर्स हो गए, अगर हम उन्हें एयर स्पेस से हटा देते हैं तो पूरा एनिमी का जो एयरफोर्स है, उसकी जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, वो ब्लाइंड हो जाएगी। R-37M इस काम को करने के लिए एक पर्पस बिल्ड वेपन है। इसकी जो रेंज है 300 to 400 किलोमीटर्स है। जो स्पीड है वो मार्क 6 की है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी। जो इसकी गाइडेंस सिस्टम है वो इनर्शियल नेविगेशन, मिड कोर्स अपडेट्स, और जो टर्मिनल फेज होता है, मतलब कि वो जब एयरक्राफ्ट को हिट करने वाला होता है, उस टाइम पर एक्टिव रेडार लॉक के साथ आता है। इस मिसाइल को नेटो रिपोर्टिंग नेम में AA-13 एक्सेड भी कहते हैं। 510 किलो की मिसाइल है, 4 मीटर लेंथ है इसकी, ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ आता है। आप सोचो एक ऐसा बैटलफील्ड सिनेरियो जहां एनिमी का इवैक्स 200 किलोमीटर की रेंज पर ऑपरेट कर रहा है, अब उसे शिफ्ट होना पड़ेगा 350 to 400 किलोमीटर की रेंज पे। टैंकर्स भी पीछे चले आएंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि एनिमी फाइटर्स का रडार रेंज कम हो जाएगा, फ्यूल लिमिटेशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि फाइट शुरू होने से पहले ही एनिमी एक वीक पोजीशन पर रहेगा। अब सवाल ये है कि इंडिया ने अपना अस्त्र मार्क 3 का वेट क्यों नहीं करा? इसका आंसर है टाइमिंग। अस्त्र मार्क 3 जो मिसाइल है, इसकी रेंज भी अराउंड 300 to 350 किलोमीटर की क्लास में है। इसमें ओनली डिफरेंस है कि इसका जो प्रोपल्शन है वो डिफरेंट है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड ट्रांजिट ये यूज़ करता है, जो कि सस्टेन्ड एनर्जी देता है टर्मिनल फेज में। इंडिया का अस्त्र मिसाइल मार्क 3 फाइनल गोल है, लेकिन इसकी जो फुल कॉम्बैट रेडीनेस है वो 2028-2029 में आएगी। तब तक के लिए 3 साल का वल्नरेबिलिटी विंडो है और R-37M इस वाले गैप को ब्रिज करता है एक इमीडिएट डिटरेंस लाकर।
अब इस डील का एक और पावरफुल एंगल है, वो है S-400 से इंटीग्रेशन। इंडिया ने ऑलरेडी S-400 डिप्लॉय कर रखा है, 5 और स्क्वाड्रन इंडिया में आ रहे हैं, उसकी भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए उसे। तो टोटल 10 स्क्वाड्रन होंगे S-400 के। उसका जो 40N6 मिसाइल है उसकी भी 400 किलोमीटर की रेंज है। अब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो जो स्टैटिक शील्ड है S-400 से और जो मोबाइल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है सुखोई 30 और R-37M के साथ, इसका रिजल्ट ये है कि एक लेयर्ड 400 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन बना देते हैं ये दोनों एसेट्स में। अब जो लास्ट फैक्टर आता है वो है एक जियोपॉलिटिकल मैसेज, क्योंकि इंडिया का स्टांस इसमें क्लियर है कि हमारी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अभी भी बनी हुई है। हम वेस्ट के साथ टेक्नोलॉजी लेते हैं, रशियंस के साथ भी वेपन्स लेते हैं और पैरेलल में अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। तो कोई सिंगल कंट्री के ऊपर हमारी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो दोस्तों फाइनल इस डील का इम्पैक्ट क्या है? सुखोई की जो फ्लीट है वो और लीथल बनने वाली है, एनिमी सपोर्ट एसेट्स जो हैं वो वनरेबल बनने वाले हैं और एयर वॉर का शिफ्ट हो रहा है डॉग फाइट से नेटवर्क किल की तरफ। सो दैट्स ऑल ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।